चलो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज हम। कल हमने इन्वेंट्री स्टार्ट किया था, तो इन्वेंट्री मतलब क्या था, क्या देखा था हमने। इन्वेंट्री मतलब क्या है? फिक्स्ड असेट है इन्वेंट्री मतलब। फिर करंट असेट है। अच्छा, तो असेट कितने तरीके की थी? तो असेट दो तरीके की थी, कौन सी? करंट और फिक्स। तो इन्वेंट्री क्या था हमारा? करंट असेट। तो करंट असेट मतलब क्या था? विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो क्या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो सकती है? क्या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो सकती है ना? ओके। बेसिकली दो टाइप्स के कंसर्न्स देखे थे हमने, एक ट्रेडिंग था, एक मैन्युफैक्चरिंग था। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेंट्री क्या क्या थी? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या थी? रॉ मटेरियल उसका इन्वेंट्री था क्या? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री था क्या? ओके। फिनिश गुड्स मतलब इन्वेंट्री है क्या उसके लिए? ओके। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, वो उसके लिए इन्वेंट्री है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस को इन्वेंट्री किया अपना डब्ल्यू आई पी को इंटरमीडिएट गुड्स क्यों बोला हमने? क्योंकि वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच का है। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है? क्या? टूल्स। ओके। कंज्यूमेबल्स, ऑयल, ग्रीस, स्पेयर पार्ट्स। ठीक है। पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री हो सकता है क्या कभी? कैसे? क्या पैकिंग मटेरियल तो मैं बेचता नहीं हूँ, तो वो इन्वेंट्री कैसे हुआ? पैकिंग मटेरियल का बिजनेस है मेरा, नहीं ना? फिर वो मेरे लिए इन्वेंट्री कैसे हो गया? अच्छा साहब, जो दिखता है वो बिकता है, बगैर पैकिंग के आपका गुड्स बिकेगा क्या? नहीं। तो पैकिंग मटेरियल भी क्या हो गया आपके लिए? इन्वेंट्री हो गया। अच्छा, और ट्रेडिंग के लिए, अगर ट्रेडर है कोई, तो उसके लिए इन्वेंट्री मतलब क्या है? वही जो ट्रेडेड गुड्स है वो उसके लिए इन्वेंट्री है। अच्छा, मेरे पास चमचमाती नैनो है, वो क्या है मेरे लिए? फिक्स असेट है, इन्वेंट्री है? फिक्स असेट है। और रतन टाटा के लिए इन्वेंट्री। तो सर ऐसा भी हो सकता है कोई एक चीज किसी के लिए इन्वेंट्री हो और किसी के लिए फिक्स्ड असेट हो? ऐसा हो सकता है क्या? आपका फ्लैट आपके लिए क्या है जस्सी? आप जिस फ्लैट में रहते हो वो आपके लिए क्या है? असेट है आपकी? फिक्स असेट है कि करंट असेट है? लेकिन कोई बिल्डर है तो बिल्डर के लिए वो फ्लैट क्या है? इन्वेंट्री। तो सर एक ही चीज दो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग क्लासीफाई हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए वो करंट असेट है तो किसी के लिए नॉन करंट असेट है। ओके। बाद में देखा था हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक्स देखी थी, दो थी, एक हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब जो कॉस्ट एक्चुअल में इनकर हुई है वो, हिस्टोरिकल पास्ट में हमने जो पैसा खर्च किया है वो। और नॉन हिस्टोरिकल मेथड आज पढ़ेंगे हम क्या है वो। हिस्टोरिकल में बेसिकली हमने देखा था एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब हर प्रोडक्ट को अलग अलगली आइडेंटिफाई करते। बाद में फीफो लीफो वेटेड एवरेज, नॉर्मल एवरेज मेथड। ठीक है। बाद में इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अच्छा, वो ब्लैक दिख रहा है क्या वहां पे? ये येलो। ओके। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक है, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस, इस तरीके से हम हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। तो कॉस्ट मतलब क्या? पहले कॉस्ट मतलब क्या था? कॉस्ट मतलब क्या था? कॉस्ट, कॉस्ट में तीन चार बातें देखी थी ना हमने। परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह ऐड किया था सर। कॉस्ट में देखो हमने क्या देखा था? परचेज कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा है, परचेज कॉस्ट, उसमें ट्रेड डिस्काउंट ऐड किया था, लेस किया था? लेस किया था। ओके। लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट ऐड किया था, स्टोरेज लेस किया था। मतलब अगर जो फिगर हमें दी है उसमें स्टोरेज इंक्लूड है तो उसे लेस करेंगे, और कुछ भी नहीं किया हुआ है तो इग्नोर करेंगे उसको। ठीक है। बाद में कुछ कन्वर्जन कॉस्ट था, या कन्वर्जन कॉस्ट, ये क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट मतलब? सर हमने रॉ मटेरियल लाया और हमारा बिजनेस है फिनिश गुड्स का, तो हम रॉ मटेरियल में ट्रेड करते हैं क्या? नहीं। रॉ मटेरियल पे सर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, उसे प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल से फिक्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी के दौरान जो खर्चा हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट।
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन में क्या क्या है, लेबर लगता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, ओके। बाद में इसके अलावा कुछ अदर कॉस्ट थी, उसमें हमने लिया था एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट क्या ऐड होती है कि नहीं होती है, एडमिन कॉस्ट ऐड होती है क्या सर? ये डिपेंड करता है, अगर एडमिन कॉस्ट प्रोक्योरमेंट के लिए है, हमारा जो रॉ मटेरियल है या जो भी हमारा गुड्स है उसे प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए लग रहा है तो वो ऐड होता है। जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट का सैलरी ऐड करेंगे क्या, परचेस डिपार्टमेंट का सैलरी ऐड करेंगे क्या, सेल्स डिपार्टमेंट का करेंगे क्या, एडमिन का करेंगे क्या, अपना सॉरी एचआर डिपार्टमेंट का करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ओके। क्यों नहीं करेंगे सर? इनका हमारे रॉ मटेरियल को या हमारे गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या, कुछ भी नहीं, तो इनको इग्नोर मारने का है, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। बोरिंग कॉस्ट हमने एक देखा था, बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट, बोरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे क्या? बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लग रहा था ना, जैसे कि हमने कुछ लोन लिया और उस पे लोन लेके हमने कुछ खरीदा है रॉ मटेरियल, तो लोन के लिए हम लोन रिपेमेंट जब करेंगे तो साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना, तो वो इंटरेस्ट को हम हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट को इग्नोर करने का, याद कर लो, बोरोइंग कॉस्ट को इग्नोर करने का है। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है ये हमको इंटरमीडिएट में फाइनल में समझ में आएगा। AS 16 है पूरा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पूरा बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। बाद में हमने देखा था एबनॉर्मल वेस्टेज अगर हो रहा है तो उसको क्या करने का है, इग्नोर करने का है। स्टोरेज इग्नोर करने का है, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इग्नोर करने का है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इग्नोर किया था, ओके। बच्चे और आने वाले अभी की हो गए, इतने ही है, आने वाले हैं। तो इन्वेंट्री का हमने मीनिंग देखा था। अच्छा ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कैसा होगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा बढ़ गया, अगर 1 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने 1,20,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरे प्रॉफिट पे कुछ असर गिरेगा क्या? क्या असर गिरेगा? बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ। क्लोजिंग स्टॉक घटा तो प्रॉफिट, और ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा। ये याद है ना आपको, एग्जाम्पल्स के साथ लिया था हमने ये, ओके। तो सर क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है इसका? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, पवित्र रिश्ता है इनका। और ओपनिंग स्टॉक का कैसा है? इनडायरेक्टली है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है, ओके। और क्या देखा था हमने कल? अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यू क्यों करने का? स्टॉक है सर, पड़ा है, पड़े रहने दो उसको, मतलब मेजरमेंट क्यों करने का? फालतू में एक सिलेबस में एक टॉपिक और बढ़ गया। इन्वेंट्री वैल्यू क्यों करने का, कुछ रीजन है क्या उसका? कुछ फायदा है क्या इसका? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कुछ फायदा है क्या त्रिवेदी जी? आपको लगता है कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फायदा है? क्या फायदा है? प्रॉफिट असरटेन में हेल्प करता है, कैसे? ओके, अच्छा। और जैसे कि त्रिवेदी जी बोलते हैं सर प्रॉफिट असरटेन में हेल्प करता है। हमने कल लिया था, हमने 10 यूनिट्स खरीदे थे 1 रुपए के रेट से, परचेज हुआ था हमारा 10 का। सेल्स किया था हमने 8 यूनिट्स 2 रुपए के भाव से, सेल्स हुआ था हमारा 16 का, और ये कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना? 16 माइनस 10, हमने 6 ले लिया था, सही है ये प्रॉफिट? सही है क्या? नहीं ना, क्यों? मैंने खरीदा कितना? 10 यूनिट्स, बेचा कितना? 8 यूनिट। तो मेरे पास सर क्लोजिंग स्टॉक है 2 यूनिट्स का, क्या रेट से? 1 रुपए के रेट से, तो 2 रुपए सर ये भी आएंगे, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रॉफिट कितना हो गया? 8। तो जैसे कि हमें अभिजीत ने बताया अभी, सर क्लोजिंग स्टॉक का कुछ अपना ही महत्व है, इसका अलग ही एक टशन है। आओ, इसका एक अपना अलग ही जलवा है सर। हमें क्लोजिंग स्टॉक मेजर करना है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम प्रॉपरली मेजर नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉफिट सही नहीं आता है ना। और क्या रीजन है इसका? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का और क्या पर्पस हो सकता है?
क्या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो अभिजीत जी बोलते हैं सर सास भी कभी बहू थी। अभिजीत बोले सर सास भी कभी बहू थी। जब 2019 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल में आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, और इस ओपनिंग स्टॉक को देखते हुए आपको पता होगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल खरीदना है ना। फ्यूचर प्लानिंग कैसी करनी है, कितना प्रोडक्शन है उस हिसाब से, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लगता है क्या आपको सही? सर क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या संबंध है इसका? हाँ बोलो। बैलेंस शीट में भी आता है? अच्छा, तो ये सर बोल रहे हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गलत है हमारा स्नेहल, अगर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गलत है तो हमारा बैलेंस शीट भी गलत होगा, है ना। इसलिए असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और क्या? लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी क्या बोलती है? आओ मीर, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, घर से आ रहे क्या? किसके घर से? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछ रही है आज से आज। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं तुम्हारे? गैंग कहाँ है तुम्हारी बाकी? अच्छा, गैंग के लीडर नहीं हो, मेंबर हो गया? किसके? क्या बात है। कहाँ है बाकी लोग? कहाँ हैं आज? रेगुलर वाले थे क्या वो? ठीक है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। क्या बात है, आप आगे क्लास में जलवा हो गया एकदम, आते से ही आंसर दे रहे आप तो। लिक्विडिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा? लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट मतलब सर ऐसी एसेट जो इजीली विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और करंट एसेट मतलब भी यही था। और स्टॉक क्या हमारा, इन्वेंट्री क्या है हमारी? करंट एसेट। इन्वेंट्री बेच के मैं पैसा ला सकता हूँ ना, तो क्या लिक्विडिटी एनालिसिस में मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन काम पड़ेगा? ओके। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये क्या बोलता है? शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013, वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स करो बोलता है वो, ठीक है। हर क्लास जो भी हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड्स है उन सबका वैल्यूएशन करने का है, किसके अकॉर्डिंगली करने का है? शेड्यूल 3। क्या हुआ पीछे सर, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? ओके। बाद में हमने देखा कॉस्ट में, देखा था हमने कॉस्ट में क्या क्या था? कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ठीक है। बाद में क्या किया था? एक्सक्लूड किया था हमने, क्या किया था? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, स्टोरेज को इग्नोर किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को इग्नोर किया था, एस&डी को इग्नोर किया था, ओके। बाद में नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है? हमने देखा था वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट और बोलो एनआरवी, विच एवर इज ग्रेटर, लेस की ग्रेटर, लेस। तो कॉस्ट समझा आपको? एनआरवी मतलब क्या है? एनआरवी मतलब क्या है? ओके, आप क्या बोल रहे ऋतुजा, क्या है एनआरवी मतलब? सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सीधा सीधा है आज इस मटेरियल को बेच के मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। आज इस मटेरियल को बेच के मुझे कितना पैसे मिलने वाला है। ये मोबाइल अगर मैं बेचता हूँ तो आज मुझे इसका कितना पैसा मिलने वाला है, वो मेरा हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसमें ब्रोकरेज वगैरह क्या करूँगा मैं, सब काट पी के जो नेट मेरे पॉकेट में आने वाला है वो क्या हो गया? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। बाद में ये देखते हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं, अभी और बच्चे आएंगे नहीं आएंगे कुछ भरोसा नहीं, 11:15 हो गया। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसमें दो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, एक है पीरियोडिक और एक होता है परपिचुअल। पीरियोडिक मतलब सर जो 6 महीने साल भर में एक बार हम जब वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का तब उसे बोलते हैं पीरियोडिक, मतलब डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हम। कभी मूड हो गया सर खाली बैठे स्टॉक की गिनती कर लेते हैं, ईयर एंड में हम स्टॉक की गिनती कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? पीरियोडिक, उसी क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। और परपिचुअल मतलब क्या होता है फिर? परपिचुअल, हाँ
चेंजेस कैसे चेंजेस? कंटिन्यूस, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। अगर मैं पीरियोडिक मेथड यूज करता हूँ और आज आप मेरे पास जाके बोलते हो सर आपके पास स्टॉक कितना है, तो मैं बता पाऊंगा क्या? नहीं। एक रफ एस्टिमेट दे पाऊंगा लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कितना है। ओके। लेकिन अगर मैं परपेचुअल मेथड यूज करता हूँ तो परपेचुअल मेथड में क्या होता है, मेरा ओपनिंग स्टॉक है, बाद में मैंने क्या किया, परचेज किया तो उसको तुरंत ऐड कर देता हूँ, सेल किया या इशू किया तो उसको तुरंत लेस कर देता हूँ, तो मेरे को नेट फिगर मेरे क्लोजिंग स्टॉक का एनी टाइम पता होता है। आप सुबह पूछो रात में पूछो कभी भी मुझे पूछे, मैं आपको मेरे स्टॉक का अमाउंट बता सकूंगा। कौन सी मेथड के अंदर? परपेचुअल। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा पॉसिबल है क्या? पीरियोडिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सस्ती कौन सी है, पीरियोडिक की परपेचुअल? पीरियोडिक। क्यों? कभी कभी करना रहता सर। और सर पीरियोडिक मेथड में हम स्टॉक टेकिंग कभी कभी करते हैं, तो जो चीज़ कभी कभी कर रहे हैं उसमें खर्चा भी कभी कभी लगेगा, कम लगेगा। परपेचुअल मेथड यूज कर रहे हैं तो सर उसके लिए हमें एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय लगेगा, डेली बेसिस पे मूवमेंट ऑफ स्टॉक देख रहे हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, स्टॉक लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी सर कैसा होगा? ज़्यादा। और क्या फ़र्क है दोनों में, परपेचुअल और पीरियोडिक में? एक्यूरेट कौन सी होंगी, एक्यूरेट? एक्सपेंसिव कौन सी है? एक्सपेंसिव लेस। बाद में टाइम कंज्यूमिंग कौन सी है? परपेचुअल। नहीं, पीरियोडिक भी वैसे टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन एज कंपेयर टू परपेचुअल कम है। पीरियोडिक में क्या है कि हम साल भर का स्टॉक तो मेजर नहीं कर रहे, एक ही दिन का स्टॉक मेजर कर रहे हैं, मतलब जो 31 मार्च को जो स्टॉक है, एक पर्टिकुलर डेट पे जो स्टॉक है उतना हम काउंट कर रहे हैं, उतना हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है, हम डेली बेसिस पे थोड़ा 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 चलते रहता है। नहीं 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 नहीं, परपेचुअल में आपको एक प्रॉपर लेजर मेंटेन करना है, अभी हम आगे देखेंगे। उसमें आपको जैसी एंट्री होता है, प्रोडक्ट आया तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है, प्रोडक्ट इशू किया तो रिकॉर्ड करना है। इतना ही नहीं, आपका जो स्टोर कीपर होता है ना, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉस्टिंग में आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। जो हमारा स्टोर कीपर होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है रेगुलर बेसिस पे जाके देखने का कि स्टॉक, जैसे कि अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक के हिसाब से, लेजर के हिसाब से स्टॉक है 100 kg, एक्चुअल में स्टोर्स में 100 kg है या नहीं है, एक्चुअल में स्टोर्स में 100 kg है या नहीं है, पिलफ्रेज हो रहा है क्या, खराब हो रहा है क्या स्टॉक, ये उसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है इस पर्पस के लिए, परपेचुअल के केस में। वेरएज पीरियोडिक के केस में ऐसा नहीं है। पीरियोडिक के केस में क्या है, हम साल में एक बार बैठते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन बैठ के पूरा स्टॉक गिन लेते हैं, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, पीरियोडिक। परपेचुअल थोड़ा ज़्यादा है, पीरियोडिक थोड़ा कम है। ये आएगा नहीं कुछ एग्जाम में, ऐसी जनरल है थ्योरी के हिसाब से। और क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में, और क्या लगता है आपको? एक्यूरेसी किस में है? एक्यूरेट है ये, ठीक है। और क्या है इनमें फर्क, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं। पीरियोडिक है फिजिकल वेरिफिकेशन पे, ये सिर्फ बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे, ठीक है। पीरियोडिक में और क्या बोलता है, एट पर्टिकुलर डेट की बात करता है ये, 31 मार्च, 31 जून, 30 जून, 31 जुलाई, एक पर्टिकुलर डेट की बात करता है। ये क्या है, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन। कभी भी पूछो साहब आपको हम हमारा स्टॉक बता देंगे, ये किस में पॉसिबल है, परपेचुअल में। रेसिडुअल फिगर, इसमें रेसिडुअल फिगर होती है, कैसे, हम ओपनिंग लेते हैं, परचेस लेते हैं, सेल्स लेते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। जो हम नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग लेते हैं, परचेस लेते हैं, सेल्स लेते हैं,
और जो बैलेंसिंग फिगर बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं कि इसमें पीरियोडिक में। और लेकिन इसमें क्या है, इट डायरेक्टली डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट्स इन्वेंट्री एज बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर अज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल होता है परपेचुअल में, इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या? कुछ साल जब खत्म हुआ तब हमें पता चला कि हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट है, हमारा कुछ गुड्स चोरी हुआ है या पिलफरेज हुआ है। ये कब पता चलता है? ईयर एंड में। लेकिन परपेचुअल में क्या हम डेली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे चेक कर रहे हैं तो हमें पता चलते रहता है। ये सिंपल है लेकिन एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, ये कॉस्टलियर है क्योंकि डेली बेसिस पे कर रहे हैं। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये लगता है कि आपको सही है? पीरियोडिक के केसेस में हमें हमारा बिजनेस 1 या 2 दिन के लिए बंद करना पड़ता है, लगता है क्या आपको? पीरियोडिक हम साल में एक बार कर रहे हैं या 6 महीने में एक बार कर रहे हैं, तो स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में फिजिकली कितना स्टॉक अवेलेबल है ये चेक कर रहे हैं। तो हमारा पूरा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है या हमारे जो स्टॉक ऑडिटर्स है वो उसमें इन्वॉल्व है, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ गिनती कर रहे हैं, मैंने गिना, जैसे कि अब हम स्टॉक गिन रहे हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, और हमारा यहाँ बिजनेस स्टार्ट है। तो यहाँ से सेल्स वाला बंदा आया और ये लेके चला गया बेचने के लिए। मेरा स्टॉक कितना है मेरे को एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा ना। मैं यहाँ गिनती भी कर रहा हूँ और उसमें से इशू भी कर रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो हमारा बिजनेस कैसा होता है? क्लोज करना पड़ता है 1 या 2 दिन के लिए, जब तक स्टॉक टेकिंग चल रहा है उस समय के लिए हम हमारा बिजनेस बंद करते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये मेथड क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, हर गुड्स को अलग अलग वैल्यू करो। मतलब जैसे कि हमने ऑयल लाया, ऑयल का वैल्यूएशन अलग कर दो। ठीक है, पेंट लाया, पेंट का वैल्यूएशन अलग कर दो। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्चुअल फिजिकल फ्लो देखा जाता है। एक्चुअल फिजिकल फ्लो, जो गुड्स आ रहा है उसको वैल्यू करो, जो गुड्स जा रहा है उसको डिडक्ट करो। एक्चुअल फिजिकल फ्लो देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट लॉट्स मेंटेन करने होते हैं, डिफरेंट लॉट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि लॉट 1 आया, उसमें हमने लिया था 100 kg एट द रेट 55। लॉट 2 आया, उसमें लिया था हमने 150 kg एट द रेट 56। अब इशू हमारा कौन से लॉट से हो रहा है? इससे हो रहा है तो इसमें रिकॉर्ड करो, 100 माइनस 60 गया तो 40 kg बचा है। अगर इससे जा रहा है तो इसमें रिकॉर्ड करो अलग। मतलब हर लॉट का डेटा हमको अलग अलग मेंटेन करना है, स्पेसिफिकली हर एक को अलग अलग वैल्यू करना है। जो सेम रेट की चीज़ें उसको मिलाना नहीं है, जो सेम रेट की चीज़ें है या जो सेम कैटेगरी की चीज़ें उनको भी नहीं मिलाना है, अलग अलग लॉट वाइज हमको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये मतलब जनरल मेथड है, इतना यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम यूज़ कौन सा करते हैं? फीफो मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? फीफो। फीफो के बारे में कुछ जानकारी है? आओ नयन, नमन, फीफो मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब अभी नमन आखिरी में आया तो आखिरी में जाएगा नमन, है ना? जो पहले जो भी आया था वो पहले जाएगा, जो आखिरी में आया वो आखिरी में जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में इशू होगा। ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या? एक्चुअल में बिजनेस में ऐसा होता है क्या? फीफो वगैरह नहीं होता? वो खराब हो रहा होगा। ओके, अभिजीत बोलता है सर अभी चल रहा है 2020, हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, हमारे पास डेटॉल है, उस पे मैन्युफैक्चरिंग है 2017 की। इसके बाद हमने और डेटॉल खरीदी, उस पे मैन्युफैक्चरिंग है 2018 की। तो मैं कौन सा, हाँ बोलो, साइज, हाँ चेंज करूं? ठीक है, अच्छा अभी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो अभी ये 2020 दिख रहा है। ओके,
हमारे पास डेटॉल है मटेरियल में, हमारा शॉप है, डेटॉल है हमारे पास, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 2017 की, ठीक है। बाद में मैंने और स्टॉक परचेज किया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो फ्रेश स्टॉक आया उस पर डेट है 2018 की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक मैंने पहले परचेज किया, ये वाला बाद में परचेज किया। तो ऋतुजा बोलती है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल में होता नहीं है, जो हमने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पहले खरीदा उसे पहले बेचेंगे। तो ये केस में क्या मैं 2018 का स्टॉक बेच दूंगा, 2018 का स्टॉक बेचूं या 2017 का स्टॉक बेचूं? 17 का। क्यों? ये एक्सपायर हो जाएगा सर, ये स्टॉक एक्सपायर हो जाएगा। हाँ बोलो। बरोबर है। तो फीफो मतलब क्या है? ये एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली आप स्टॉक कैसा इशू कर रहे हैं, आप ऐसे भी इशू कर सकते हो, या आपके हाथ में जो स्टॉक आ रहा है वो आप इशू कर सकते हो। ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ये फीफो मतलब एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है। फीफो मतलब क्या हो रहा है, ये एक हम अजम्पशन ले रहे हैं और इस अजम्पशन के बेसिस पे हम हमारे स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, इस अजम्पशन के बेसिस पे हम स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं। तो वैल्यू में हम क्या करेंगे कि ये जो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने ये वाला डेटॉल बेच दिया, आखिरी में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो इसमें से बचा है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं जो स्टॉक पहले आया, जो पहले आया वो पहले गया, वो पहले गया, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं हो कोई ज़रूरी बात नहीं है, एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में जो बाद में स्टॉक लिया वो आप सेल भी कर सकते हो। अब ये एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट था इसलिए इसमें हम पहले वाला पहले निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब डेटॉल जैसे कि ऋतुजा ने बोला सर ये जूना वाला स्टॉक हाथ में आ ही नहीं रहा है, तो कस्टमर को क्या हम रिटर्न कर देंगे क्या? नहीं, कस्टमर को हम जो हाथ में अवेलेबल है वो सेल आउट करेंगे ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहले है उसे एक्चुअल में बेचना है क्या, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 ट्राई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ो। नमन जोर से पढ़ो इलस्ट्रेशन 1। हाँ पढ़ो। ओके, ये क्या बोलता है कि हम मैन्युफैक्चरर है और हम ये कुछ कंडेंसर खरीद रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग डेट्स दी है, जैसे कि हमने 4 दिसंबर को कुछ खरीदा, ठीक है, 10th को खरीदा, 11th को खरीदा, 19th को खरीदा, 28th को खरीदा। टोटल परचेज है हमारी 2600 यूनिट्स, ठीक है। टोटल परचेज है 2600 यूनिट्स और अलग अलग रेट पे हमने परचेज किया है, ठीक है। 18 दिसंबर तक के 1600 यूनिट्स इशू किए हुए थे। कहाँ तक? 18 दिसंबर, मतलब ये यहाँ तक हमने 1600 यूनिट्स इशू कर दिए थे। अब स्टॉक में कितना बचा है हमारे पास? हमने परचेज कितना किया? 2600 यूनिट्स, है ना। 2600 यूनिट्स परचेज किए, इशू कितना किया? 1600 यूनिट्स। स्टॉक कितना बचा है? 1000। अब वो बोलते हैं ये 1000 की वैल्यू कितनी, ये 1000 की वैल्यू कितनी, ये निकालना है हमको। ये 1000 की वैल्यू कितनी, कौन से मेथड से निकालना है? फीफो। तो हम इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो 1600 यूनिट्स इशू हुए, जो पहले आया वो पहले इशू हुआ है। जैसे कि 4 दिसंबर को 900 आया, वो इशू हो गया, प्लस 400 1300 इशू हो गया, प्लस 300 1600 इशू हो गया। ये जो 1600 इशू किए हमने वो इसमें से था। अब जो बचा है 1000 वो ये है, जो 1000 बचा है वो ये है, तो उसका वैल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे? हाँ, 800 इंटू 47, 200 इंटू 60, कितना कितना है? 12,000, 37,600, 49,600। ये हमारा क्या हो गया? इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया। ये क्या हो गया? हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये फीफो था। फीफो का उल्टा है हमारा लीफो। लीफो में हम क्या करते हैं? हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो इन्वेंट्री लास्ट में आई वो इन्वेंट्री पहले गई, जो इन्वेंट्री लास्ट में आ रही है वो इन्वेंट्री पहले जा रही है। इसमें कुछ समझना है क्या थेरोटिकली लीफो मतलब क्या है? कि ये इजी है, ये तो किया हुआ है ना आपने, मतलब रिवीजन बैच ही ये चल रहा है, तो लीफो मतलब बेसिक तो समझता है ना आपको। तो लीफो का सेम प्रॉब्लम है अगला लीफो का। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट द फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, अच्छा लीफो में हम क्या मेथड यूज करेंगे? शॉर्टकट, एक शॉर्टकट मतलब याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? लीफो को कैसे सॉल्व करेंगे? RIBQRA, RIBQRA, मतलब लीफो का अगर प्रॉब्लम आया तो डेट हमारा कंपलसरी है। ठीक है, डेट के बाद में हम क्या करेंगे? R मतलब रिसिट्स, I मतलब इशू, B मतलब बैलेंस, RIB, Q मतलब क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एग्जाम में क्या होता है? लीफो वगैरह में आता है, हम पढ़ा हुआ होता है हमारा, लेकिन अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं है या टाइम पे अगर भूल जाते हैं तो हमको ध्यान में नहीं आता है कि यार टेबल में क्या क्या बनाना है, टेबल में क्या क्या बनाना है। तो इसको याद रख लेना, RIBQRA। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट द फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। ये हमारा परचेज दिया हुआ है, कब कब हमने परचेज किया, और ये, और इसको हमने इशू कब कब किया है ये दिया हुआ है। जैसे कि 5 दिसंबर को हमने कुछ इशू किया, 20 दिसंबर को कुछ इशू किया, 29 को कुछ किया। जो 1600 इशू है वो हमने 1600 किया। परचेज था 26, इशू है 1600, क्लोजिंग स्टॉक है 1000। लेकिन अब वैल्यूएशन करना है लीफो बेसिस पे, वैल्यूएशन करना है लीफो बेसिस पे। ट्राई करो, वैल्यू निकाल के बताओ कैलकुलेटर पे। कितना? 50,500, 500 की 600? सभी का आया क्या? $5,500?
ठीक है, ट्राई करेंगे। डेट ले लेते हैं सबसे पहले, बाद में क्या है रिसिट्स, उसके बाद में क्या है इशू, उसके बाद में क्या है बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला इवेंट क्या है हमारा, परचेज है, क्या है डेट क्या आएगी सबसे पहली, हाँ दिसंबर 4th। क्या किया, ओपनिंग है, परचेज है, इशू है, क्या है, क्या किया ना मंथ 4 दिसंबर को अपन ने परचेज किया, कितना 900, रेट क्या था उसका 50, अमाउंट कितना हो गया 45,000, इशू किया गया उस दिन कुछ, बैलेंस कितना बच गया 950, 950 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 तारीख को कुछ हुआ क्या किया इशू किया, यहाँ लिखू क्या कुछ, कितना इशू किया, हाँ 500, रेट क्या था उसका, कौन सा इसमें से इशू किया ना अपन ने, तो 50 आएगा ना, कितना हो गया वो 25,000। स्टॉक कितना बचा है अभी 900 माइनस 500 400, 900 माइनस 500। ठीक है, रेट क्या लूँ इसका 50 लूँ कि 50 माइनस 50 जीरो लिखूँ 50, कितना बचा बैलेंस 20,000। उसके बाद और कुछ हो रहा है क्या, 6 तारीख को कुछ हुआ क्या, 7 8 9 10, क्या हुआ 10 तारीख को रिसीट हुआ, कितना, हाँ 450 के रेट से 55 के रेट से, कितना हो रहा है वो, कुछ इशू किया है क्या उस दिन मैंने, कुछ इशू किया है क्या मैंने, बेटा आप आगे आ जाओ, लास्ट सेकंड, हाँ आगे आ जाओ आप। इशू किया गया हमने 10 दिसंबर को, कुछ किया गया कुछ नहीं, बैलेंस कितना है फिर अभी, बैलेंस कितना बच रहा है मेरा 450 20,000, कौन सा है ये पहले वाला, ठीक है, और ये जो नया आया ये भी लिख लूं यहाँ पे 455 22,000, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये समझा सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 11 को कुछ हुआ, क्या हुआ परचेज कितना 300, ये सॉल्व करो आप, साथ साथ में लिखो या बाद में लिखो, लेकिन ये सॉल्व करना है अभी हमको। 300 क्या रेट से किया 55 के रेट से, कितना हुआ वो 16,500, इशू किया उस दिन कुछ नहीं, तो कैसा लिखूं यहाँ 300 लिख लूं, नहीं क्या लिखूं फिर 300 नहीं लिखूं यहाँ पे, कंफर्म, ओके 400, रेट 55 लिख दूं 50 लिखूं, ओके ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। 12 को कुछ हुआ क्या 19 को परचेज हुआ कितना 200, रेट क्या था 60, वैल्यू कितना हो गया, इशू हुआ कुछ, वो अच्छा वहां से यहाँ आ गई क्या, ठीक है। बैलेंस क्या बच रहा है मेरा 450 के रेट वाला 20,000, 455 के रेट वाला 22,000, 355 के रेट वाला 16,500, और ये ऐड हो जाएगा ना इसमें 60 के रेट वाला 12,000,
ठीक है, उसके आगे क्या हो रहा है? हाँ, इशू किया। कौन सी तारीख को? 20 कितना इशू? 600 किया हमने। इशू कितना किया? 600। तो कैसा होगा वो 600? 400 इसमें से जाएगा, 200 इसमें से जाएगा, नीचे से जाएगा पहले, मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। मतलब इसमें से इशू करूँ पहले, तो मतलब 200 इशू हो गया मेरा। क्या रेट से करूँ? 60 के रेट से 12,000। बाद में कितना? 300 कर दूँ? 300 इशू कर दिया। क्या रेट से? 55 के रेट से। कितना हो गया? 16,500। अब बचता है 100, ये 400 में से कर देता हूँ। नीचे वाले से करूँ? क्यों? लास्ट में आया सर वो। क्या रेट है उसका? 55। कितना हो गया वो? ठीक है। अब मेरे पास क्लोजिंग में क्या बचा है? अब 400 बचा है। 55 के रेट वाला, 50 के रेट वाला, ये 400 बचा है क्या? 300। क्या रेट है? 55। 16,500। और कुछ बचा है क्या? हाँ, क्लोज करूं इसको? इसके आगे क्या हुआ फिर? अब ट्वेंटी के बाद क्या हुआ? 28 को क्या हुआ? परचेज हुआ। कितना? 800 यूनिट्स। क्या रेट से? 47। कितना हुआ वो? 37,600। इशू हुआ क्या उस दिन कुछ? बैलेंस कितना लिख दूं अब? 450 के रेट वाला 20,000, 355 के रेट वाला 16,500, और ये 847 के रेट वाला 37,600। कोई दिक्कत है इसमें? सही है ये? उसके बाद क्या हुआ? अब इशू हुआ कब? 29 को। कितना? 500। तो 400 इधर से, 100 इधर से, 800 में से कर दूं? ठीक है। 47 का रेट ले लूं? ठीक है। बैलेंस में क्या बचा मेरे पास? 450, 20,000, 355, 16,500, और ये कितना बचा है अभी? 300। 47 के रेट से कितना होता है वो? 14,100। टोटल कितना बच गया मेरा इन्वेंट्री? 50,600। 50,600। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताओ, यही प्रॉब्लम हमने फीफो से किया, यही प्रॉब्लम हमने लीफो से किया। दोनों में क्या था? 2600 परचेज था, 1600 इशू था, बैलेंस बचा 1000, है ना? लेकिन फीफो से हमारा आंसर कितना आया? 49,600। और लीफो से क्या आंसर आया? 50,600। तो सब कुछ सेम था, एक्टिविटी पूरी सेम की हमने, लेकिन वैल्यूएशन अलग अलग आया। मतलब अगर मैं फीफो यूज़ करता हूँ तो 49,600 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट कम रहेगा। वही अगर मैं लीफो यूज़ करता हूँ तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50,000 600 है, मतलब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीफो, है ना? तो मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन मैटर करती है क्या? अगर हमने मेथड चेंज कर दी तो हमारा प्रॉफिट पे उसका असर गिरेगा क्या? है ना? हमने वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया तो उसका हमारे क्वेश्चन, हमारे प्रॉफिट पे असर गिरेगा। ठीक है। एग्जाम में फीफो पे सवाल शायद ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स का आया तो आएगा, लेकिन लीफो पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लीफो पे क्वेश्चन आ सकता है। लिखना है ये आपको? सॉल्व किया क्या आपने ये अभी? साथ साथ में लिख रहे थे क्या? मीर ने नहीं लिखा ना? लिखा क्या? ठीक है। क्यों?
लिखने का ना, क्लास में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा है, ठीक है। आप सबकी क्लास पहले हुई भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझता। जो पूरे अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल है, 100 में से 80% आप सबको समझता है, सिर्फ 20-1% की दिक्कत है। और जो 80% समझता है उसके बावजूद मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं था सर। इसमें समझने लायक कुछ था क्या? नाम में लिखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले इशू करेंगे। समझने लायक कुछ भी नहीं था, 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी सॉल्व करेगा। लेकिन कब? जब प्रैक्टिस हुई होगी। जब एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आता है, हम आंसर सॉल्व करते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। इशू यहाँ से करना कि यहाँ से करना, रेट आगे पीछे का लेने में आ जाता है। जब ये चीज़ हम ड्रॉ करके बनाते हैं, लिखते हैं, तो हमारे आंखें और हमारे हाथ उस पर बैठ जाता है पूरा। हमको ध्यान हो जाता है, हमारा एकदम साइमल्टेनियसली वर्किंग चलता है। और एग्जाम में कैसा होता है? टाइम कम होता है, प्रेशर होता है। और प्रैक्टिस अगर हमारी हुई है तो आराम से सॉल्व होता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट्स की थेरी सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, मैथमेटिक्स, इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। वरना ये तो क्या है, ये तो आपकी बुक में भी लिखा है, आप भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। आप जब तक आपके हाथ से लिख के नहीं निकालोगे तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्लास का। एक बार क्या, आप 10 बार भी क्लास कर लो, आपको समझ में सब आएगा। बाबा प्रवचन दे रहे, सुन लो, सर जो बोल रहे हैं सुन लो, बैठो 3 घंटा, निकल जाओ। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास? सिंपल एवरेज मेथड। ये क्या है सिंपल एवरेज मेथड? इसमें क्या है सिंपल एवरेज मेथड में? कुछ भी नहीं सर, हमने जो अलग अलग परचेसिस की है ना, अलग अलग रेट पे की है हमने। देखो, हमने 50 के रेट पे की, 55 की, 55, 60, ऐसे अलग अलग रेट पे हमने परचेजेस की। तो इन सब का क्या कर लो सर, एक एवरेज रेट निकाल लो। इनका क्या करो सर, एक एवरेज रेट निकाल लो। इलस्ट्रेशन देखेंगे। इन द सेम एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट्स गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कितना है क्लोजिंग स्टॉक? कितना यूनिट था? 1000। ठीक है, अब रेट निकालना है। रेट कौन सा बोला इन्होंने? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर। तो निकालो, क्या आ रहा है? 53.5। कैसे? 53.4। ओके, क्या किया हमने? ये जितने भी रेट्स थे, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, उसको डिवाइड किया किससे? 5 से। तो हमको क्या आ गया? 53.4। तो हमारा आंसर कैसे आएगा? रेट क्या आ गया हमारा? 53.4 बी सी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ए इंटू बी कितना आ गया? वो 53,400। ठीक है, जमा ये। ठीक है, अच्छा ये देखो, let us try to analyze the impact of FIFO, LIFO and simple average price method with the help of following chart। हमने क्या किया? अभी एक ही डेटा पे तीनों भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे, लेकिन तीनों के आंसर अलग आए। तीनों के आंसर अलग आए। अभी देखेंगे, यूनिट्स हमको 10th जैन को मिले 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50। 15th जैन को मिला 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60। और इशू हमने किया 20th जैन को 500 यूनिट्स। तो फीफो के अंडर क्या वैल्यू आएगी उसकी? कैलकुलेट करो। लीफो में कितनी आएगी और एवरेज में कितनी आएगी?
फीफो में कितनी मतलब वैल्यू आएगी उसकी? हाँ, लीफो में और सिंपल एवरेज में? स्नेल आया क्या आपका? तीनों भी आए? मीर आया क्या? करो करो करो। आपका आया मैडम? नाम क्या आपका? ऋतुजा? आपका भी ऋतुजा? क्या है उनका? हाँ, अच्छा। आपका वो रुशान नहीं आया? एग्जाम थी, अच्छा 10 बजे तक पेपर था उनका। ईवीएस का काय का था? काय का? ईवीएस का ना, ओके। सबकी एग्जाम चालू हुई है क्या? कब से है? आपकी नहीं है एग्जाम? कैसे, क्यों? अच्छा, डेट से नहीं आई? अच्छा, एमपी का है, कहाँ से हो आप? भोपाल से हो गया, अच्छा। और एग्जाम कितना 10-15 दिन चलता है या 5-6 दिन? एक महीना? फिर अभी एग्जाम? अच्छा, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, बाकी सब यहीं पुणे के है क्या? बाहर का है क्या कोई? कौन सा? बीड़, लातूर, जलगांव? तो एग्जाम्स आ गई क्या, डिक्लेयर हो गई क्या? कॉलेज मुंबई का? भैया कॉलेज की बात कर रहे हैं ना अपन। आपकी? हाँ, बीकॉम दे ही नहीं रहे? क्यों? अच्छा, ना बीकॉम में एडमिशन ही नहीं लिया? सबसे सबसे निवांतु सर मैं, सबसे चिल बंदा हूँ मैं। अपने को सर फोकस अपना पूरा सीए की तरफ, बीकॉम बीकॉम अपन करते ही नहीं सर। ऐसा है क्या आपका? करेंगे क्या? अच्छा। और बाकी लोगों की, पुणे वालों की तो स्टार्ट हो गई होंगी ना? 23rd से है? तो पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ता क्या कुछ? नहीं क्या? सामने वाला सब पढ़ के आ जाता? हाँ? अच्छा, जेरोक्स चलती है एग्जाम में? नहीं चलती क्या? वो क्या रिडक्शन करके ले जाते क्या? पैसा? अच्छा, बीकॉम के लिए पैसा लगाएगा? हाँ? बीकॉम की? अच्छा, तो रिडक्शन लेके जाते क्या आप लोग? हमारे टाइम पे आईएमपी आती थी छोटी, अभी भी मिलती क्या वो? 10-20 रुपए की आती थी कुछ छोटी सी, इतनी सी पॉकेट में, इन माय पॉकेट। अच्छा, रिडक्शन नीचे एक ही वाला निकाल के देता है क्या? बीकॉम में सब्जेक्ट तो यही होंगे ना, अकाउंट्स अकाउंट्स थोड़ी पढ़ना पड़ता होगा आपको? पढ़ के आना पड़ता क्या? कि बुक्स कौन सी है, स्कैनर वगैरह आती है? फिर बीकॉम की? अच्छा, अनप्रॉपर ट्यूशन व्यूशन भी जाते मैंने सुना आप लोग? क्लास के बाद आपको गड़बड़ उसकी रहती कब बीकॉम की ट्यूशन से? हाँ? अच्छा, बीकॉम की ट्यूशन जाता है ना? अच्छा। चिचोरे मूवी देखी क्या आपने? जस्सी देखी क्या? उसमें जो सेक्सा रहता ना, वैसी लगती तू। हाइट वाइट एकदम वैसी है, कॉमेडी वॉमेडी एकदम वैसी, लाफिंग एकदम। चलो ठीक है, आगे देखते क्या है। वेटेड एवरेज? अच्छा, ये सिंपल एवरेज जो देगा, इसमें कुछ आपको गलतियां लग रही है क्या? सिंपल एवरेज सही है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सिंपल एवरेज में सर हम क्या कर रहे हैं, वेट को इग्नोर कर रहे हैं सर हम। कहाँ गया?
सर सिंपल एवरेज में हम क्या कर रहे हैं, वेट को इग्नोर कर रहे हैं। 50 के रेट पे हम 900 kg ले रहे हैं। वही अगर मैं 2 kg लेता हूँ 100 के इससे, ठीक है, तो अब निकालो इसका सिंपल एवरेज कितना था। 2 kg में 10 kg मैंने परचेस किया 100 रुपीज़ से या 200 रुपीज़ से समझो, निकालो अब इसका सिंपल एवरेज कितना आ रहा। फोर 467 डिवाइड बाई 6, 77.83, और यहाँ हमारा कितना आ रहा था 53.4। रेट कितना 15-20 रुपयों से बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ गया, हमने सिर्फ 10 किलो माल खरीदा। कितना, सिर्फ 10 किलो माल 200 के रेट से। 2600 किलो में से 10 किलो मतलब कितना, इतू सा माल हमने महंगे में खरीद लिया, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। लगता है क्या आपको, क्या ऐसा लगता है क्या, ऐसा हुआ ना। तो मतलब 2600 में से सिर्फ इतू सा माल हमने महंगा खरीद लिया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो बेफिजुल में प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। तो इसमें क्या है, शॉर्ट कमिंग क्या है सबसे बड़ा, वेट को इग्नोर किया इसने, वेट को इग्नोर किया। तो इसके आगे अगली मेथड क्या है, वेटेड एवरेज। जो वेट है ना, वेट को ध्यान में रखते हुए हम जो एवरेज निकालेंगे उसको वेटेड एवरेज। अच्छा वेटेड एवरेज तो पढ़ा है ना, मैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह में हुआ क्या ये अभी, मीन मीडियन मोड एवरेज वगैरह हुआ क्या। अच्छा वेटेड एवरेज बचपन में तो पढ़ाऊंगा 9th-10th में, वेटेड एवरेज समझता है ना, ठीक है। याद नहीं है, हाँ सही में नहीं है। अरे आप बोल रहे याद नहीं है, याद नहीं है ऐसा बोलने का, याद नहीं है सर ऐसा बोल रहे हैं आप, याद नहीं है, ठीक है अभी याद कर लेंगे। वेटेड एवरेज कैसा निकालते हैं, देखो इस पे ही निकाल लेते, ये जो प्रॉब्लम है हमारा, इसका वेटेड एवरेज कैसा निकलेगा। ये जो क्वांटिटी है ना नमन, क्वांटिटी है ना, इसको वेट समझने का, क्वांटिटी को वेट समझने का, और ये रेट है। तो वेट इंटू रेट, वेट इंटू रेट कितना आता है करो, 900 इंटू 50, फाइनल कितना आ रहा है, आओ जल्दी आ गए आप बहुत। बीकॉम एग्जाम दी क्या, बैकलॉग, अरे बाप रे, इनकी जिंदगी में तो और भी गम है साहब। हमसे भी अब फाउंडेशन और बीकॉम के गम नहीं सलट रहे, बैकलॉग का नया गम है हमारी जिंदगी में। झंडे जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी कैसी हो गई है, गिले कागज की तरह हो गई है जिंदगी साहब, गौर फरमाना, अर्ज कर रहा हूं, गिले कागज की तरह हो गई है जिंदगी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। गिले कागज की तरह हो गई है जिंदगी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। बेशरम बेवफा हो गई है जिंदगी, कोई हंसाता भी नहीं कोई रुलाता भी नहीं। तो कितना आ रहा है टोटल हमारा इसका, 1 लाख, और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, कितनी है, डिवाइड बाय 2600, 51.19, ये हमारा वेटेड एवरेज निकल गया, ठीक है। वेटेड एवरेज बेटा कैसा होता है नमन, ऐसा वेट देने का, रेट लेने का। रेट है हमारा 20, 25, 30, 28, एंड वेट लेने का, अगर वेट दिया नहीं है तो 1, 2, 3, 4 डेट के हिसाब से आगे का। चलो ये ठीक है, ये हमारे अभी काम का नहीं है,
ये बेसिक ही हमारे काम का था, ऐसे ही आने वाला है अभी एग्जाम में, ठीक है। 50 रेट आया, जैसे कि अभी देखो बेटा, फीफो में सिंपल एवरेज में रेट क्या आया था हमारा, 53.4 आया था, है ना। तो उसी तरह वेटेड में हमारा रेट कितना आया, 51 पॉइंट। अच्छा, ये ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं देखेंगे हम कैसे। अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि हमने सिर्फ कितना परचेस किया था, 10 kg, क्या रेट से, 200 से। अब अगर आप इसका वेटेड एवरेज रेट निकालोगे ना, तो जैसे वहाँ पे 77 आया था ना, अभी 77 वगैरह नहीं आएगा, अभी कितना आएगा, 50 और 55 के बीच में, मतलब नज़दीक पास ही आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ये जो 10 लिया ना, उसका ज़्यादा हमारे डेविएशन नहीं आएगा, इसलिए वेटेड एवरेज मेथड इज एनी टाइम बेटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते। ठीक है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसमें भी क्या करेंगे, RIBQRA, ठीक है, RIBQRA, ठीक है। On the basis of the data given in illustration 1-2, calculate the weighted average price and also the value of closing inventory by weighted average price method। समझेगा क्या। बना लो फॉर्मेट। बुक निकालो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। स्नेहल फॉर्मेट बनाना है पूरा। विजिबल है क्या, दिख रहा है। डेट दिसंबर, यहाँ पे क्या लिखूँ, रिसीट्स इशूड बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट। नमन बनाया क्या फॉर्मेट। बनाना पड़ेगा नमन, मेहनत करना पड़ेगा। बुक नहीं लाया बेटा आपने, बनाओ ना फिर। देखो आप घर पे पढ़ते नहीं हो, यहाँ पे जितना डर के पढ़ ले रहे हो पढ़ लो ना। नहीं लाया आपने बुक, हो गया, सॉल्व करना चालू करो फिर।
ये आ जाना चाहिए आपको, मतलब पहले पढ़ा हुआ है ये सब अपना। सॉल्व करो। हाँ, दिसंबर लिख दिया वो। आपका भी बैकलॉग है मैडम? हाँ, मैडम की जिंदगी में भी काम है। तो ये क्या बैकलॉग की एग्जाम्स मतलब किसके साथ होती, जो अभी नॉर्मल एग्जाम चल रही है उनके साथ? फिर अलग से लेते? अच्छा, बैकलॉग नहीं है। अरे मैडम खुश हो रही है एकदम। सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाँ, करो नमन, स्टार्ट करो सॉल्व। नहीं जम रहा स्नेहल? नहीं आता? सीरियसली नहीं आता? याद नहीं आ रहा ना? देखो स्नेहल को याद नहीं आ रहा, क्यों? प्रैक्टिस नहीं हुई है। ऐसा किसी को याद नहीं आ रहा, देखो कोई नहीं लिख रहा है। मतलब 500 बच्चों में से सिर्फ 2-3 बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी कोई कुछ लिख नहीं रहा। हाँ, जम नहीं रहा क्या? अच्छा देखो, एक बात ध्यान में रखो, लिफो समझा ना हमने, लिफो। तो सेम लिफो के जैसे आगे चलने का। वेटेड एवरेज इज फार बेटर देन लिफो। वेटेड एवरेज इज फार बेटर देन लिफो। लिफो में क्या होता है, क्लरिकल एरर हो जाता है। जैसे कि क्लरिकल एरर हो जाता है कि इतने सारे फिगर्स दिए हुए सर, कौन सा लेना है हमको, कौन सा लेना है। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा सीन ही नहीं है, एक ही फिगर आता है। वेटेड एवरेज में एक ही फिगर आता है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले 1 दिसंबर को कुछ हुआ क्या? सेकेंड, डायरेक्टली फोर्थ क्या हुआ? 4 दिसंबर को रिसिट हुई कितनी? फोर्थ को कितना हुआ? 900। 900 क्या रेट से हुआ? 50। कितना? 45,000। ओके ग्रेट। इशू हुआ कुछ? कितना लिखूं, कॉपी पेस्ट मारूं यहाँ पे? ओके। फिफ्थ को कुछ हुआ बेटा? इशू? इशू हो गया, बड़ा इशू था साहब। कितना? 500। क्या रेट है मेरे पास? 50। 25,000। बचा कितना मेरे पास? 900 में से 500 गया, 400 बचा है साहब। 50 के रेट से बचा है, कितना होता है साहब? 20,000 होता है। 20,000 बच गया। ओके, इसके आगे कुछ 6 को कुछ हुआ? 8 9 10 11 10 को कुछ कुछ हुआ है सर। क्या हुआ है? रिसीट हुआ है। मैडम लिखो ना आप भी, ध्यान नहीं आ रहा है? देखो मैडम, आज हम हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की बैच में। हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है। हमने अभी फीफो देखा, लिफो देखा, सिंपल एवरेज देखा। अभी हम देख रहे हैं वेटेड एवरेज, और ये वेटेड एवरेज बहुत ही बेहतरीन और ईजी है, एग्जाम में आता है। पेज नंबर बताऊँ मैडम आपको? 4.11 है। बुक? बुक नहीं? अच्छा, आज आपको फर्स्ट डे है ना? पहली बार देखा है? ओके। तो December 10 क्या है? इशू है, रिसीट है। क्या हुआ है? रिसीट। आपका नाम क्या है मैडम? काजल? कादम्बरी? अच्छा, बड़ा नाम है बहुत। 400। कादम्बरी मतलब क्या होता है? पोयम ना? बुक? बुक को कादम्बरी बोलते हैं। मराठी में या संस्कृत में? मराठी में ना। 10 दिसंबर को क्या हुआ? रिसीट हुआ। कितना? 400। रेट क्या था उसका? 55। टोटल कितना हो गया? 22,000। इशू हुआ क्या कुछ? नहीं। अब यहां क्या लिखूं मैं? अच्छा ऐसा करूं, क्वांटिटी में कितना लूं बेटा? क्वांटिटी में सर ये 400, अरे और ये 400, कितना हो गया?
800। रेट कितना, ये 50 और ये 50, 105 लिख दूं? हाँ, 400 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 55 डिवाइड बाय 400 प्लस 400, कितना आ रहा है वो? 52.5। ठीक है, आपने बोला था 20,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय 2, वो भी आता है 52.5। यहाँ डिवाइड बाय 2 इसलिए चल गया क्योंकि अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है। अगर क्वांटिटी सेम नहीं होती तो ये काम नहीं करता। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला कौन सा, ये है। नमन, इसमें क्या किया अपन ने? वेट इंटू रेट, वेट डिवाइड बाय 2 लिया तो कितना रहा? ए क्या बोला भाई? रेट को, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये बच्चा बोलता है रेट को 2 से डिवाइड कर लो। रेट कितना है? 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, 52.5 है ना। ये भी 52.5 आया, ये भी 52.5 आया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वेट दोनों का सेम है, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया तो चल गया, क्वांटिटी सेम है इसलिए। अच्छा, तो नमन हमने फॉर्मूला जो लगाया आपको समझ में आया है क्या? क्या है? वेट इंटू रेट डिवाइड बाय टोटल वेट, है ना। इससे क्या आ गया? 52.5। तो 800 इंटू 52.5 करेंगे हम, कितना होता है वो? 42,000। 42,000। ओके, इसके बाद और कुछ हुआ क्या? 11 को क्या हुआ? 11 को कुछ हुआ? कितना रिसीट हुआ? 300। रेट? हाँ, 55। कितना होता है वो? इशू हुआ कुछ? नहीं। अब यहाँ कितना लिखो? 800 प्लस 300, 1100 लिख दूं? और रेट कितना? अमाउंट? अच्छा, अमाउंट ऐड करके क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं। 42,000 प्लस 16,500 डिवाइड बाय 1100, है ना। कितना हो रहा है वो? 53.18। यहाँ सितारा लगा के लिख लेने का, क्या लिखना है क्या आपको? लिख लो, मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है ये जो है ना, ये लिख लो यहाँ पे। आगे एग्जाम के मतलब जब पढ़ाई करूंगे तब ध्यान रहेगा, ना तो कंफ्यूजन होगा। लिख लो वहाँ पे वो 42,000 प्लस 16,500 डिवाइड बाय 1100। ठीक है, कितना हुआ वो टोटल? 58,500। ठीक है, उसके बाद 12 को, 13 को, 15 को, 19 को, 19 को हुआ कुछ? क्या हुआ? रिसीट, फिर से रिसीट। कितना? सिर्फ 200? क्या रेट से? 60 के भाव से। साहब कितना होता है वो? 12,000। इशू किया क्या कुछ? नहीं किया। कितना बचा वो? तेरह सौ हो गया। क्या रेट हो गया इसका? 58,500, 54.23। कैसे आया वो? 58,500 प्लस 12,000 डिवाइड बाय कितना? 1,300। हाँ, आंसर 1,000 है क्या मतलब?
कितना आ रहा है 1300 इंटू 54.23 कितना हो रहा है वो 70,500। उसके बाद क्या हो रहा है 20th को कुछ हुआ, क्या हुआ इशू हुआ, इशू हुआ कितना 600। रेट क्या लेने का, देखो वेटेड में इजी है, रेट कौन सा लेने का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बैलेंस ही वो है 54, इसी ये रेट का माल पड़ा है ना, तो वो सीधा सीधा लेने का 54.23 कितना होता है वो 32,538। ओके बचा कितना 1300 माइनस 1600 600 700। रेट कितना होता है वो 37,692 962। ठीक है उसके आगे अब क्या हुआ रिसीट हुआ क्या कितना कब 28 को 800 रिसीट हुआ क्या रेट से 47 37,600। टोटल कितना हो गया 700 प्लस 800 1500। अब यहाँ रेट क्या आएगा कौन बताएगा स्नेहल आप बताओगे क्या कितना रेट लूँ स्नेहल कौन है यहाँ पे कितना पीछे का शुरू है ओके ऋतुजा आप बताओगे रेट क्या आएगा यहाँ पे अच्छा बुक में देख के बोला हो गया है सॉल्व। अरे मैंने ये ऋतुजा जैसा पूछा था आपका क्या आ रहा है आंसर हाँ 54.23 नहीं उसके एक लाइन आगे 28 तारीख का रेट होना अपने को 50.37 ठीक है कितना बचता है वैल्यू अच्छा ये कैसे लाया आपने सीधा 3,637,962 प्लस 37,600 डिवाइड बाय 1,500 इजी है मैडम ये डरो मत ठीक है। इसके आगे क्या 29th को कुछ हुआ क्या हुआ इश्यू हो गया बहुत इश्यू है यार लाइफ में आपके कितना 500 क्या रेट 50.37 बचता कितना है 1000 ठीक है 50.37 50,377 ओके समझाइए। तो देखो हर मेथड में आंसर अलग आ रहा है हर मेथड में जस्सी भाई हर मेथड में आंसर अलग आ रहा है तो हर मेथड का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है ठीक है। अगर लीफो आ गया ना अपने को तो सब आगे समझ लो सबसे भारी लीफो है और वेटेड में क्या है बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है वेटेड कैसे निकालने का है बस बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा ये जब हमारा होता है ना इसके बाद एक बार टाइम मिले ना तो क्रॉस चेक करने का क्रॉस चेक कैसे करने का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिसीट कितनी है टोटल रिसीट है हमारी 2600 इशू कितना है टोटल इशू है हमारा 1600 तो बैलेंस कितना है 1000 तो चेक कर लेने का अपने पास 1000 बचा है क्या बैलेंस 1000 बैलेंस है क्या चेक कर लेने का इसको ठीक है लिख लो हाँ क्या यहाँ पे लाखों की डील चल रही है आप 6-7 रुपए के लिए रो रहे हैं यार आप SBI कार्ड में इशू सब्सक्राइब कर रहे हो और यहाँ 6-7 रुपए के लिए रो रहे हैं लाख रुपए पैसा लाख रुपए डाल रहा है वो बच्चा मार्केट में हुआ सबका ये तुमचं आला का मित्रा आला तुमचं काय नाव आहे तुमचं रोशन आपका कौशिक अच्छा आपका मयूर बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप क्लास में ही हो या कहीं ख्यालों में खो गए क्लास में ही हो
अच्छा अब ये देखो, पेज नंबर 4.11 पे ये टेबल दिया है, ये कुछ भी नहीं है, हमारे नमन ने पहले ही समझ लिया ये हमसे, वेटेड एवरेज कैसे निकालना है ना, ये ऊपर किया अपन ने। अब देखेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल देखा, अभी नॉन हिस्टोरिकल देखेंगे। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि हिस्टोरिकल में हमने क्या किया कि जो वैल्यूएशन की वो कैसे की, जो पास्ट में हिस्ट्री में जो रेट्स थे उसको हमने यूज किया। वी हैव यूज द रेट्स विच बाय ऑन विच वी हैव परचेज द इन्वेंट्री, ठीक है। अब उसमें मेथड हमने अलग अलग कर ली, भले फीफो ली लीफो ली, लेकिन रेट एक्चुअल में कौन सा किया, जो पास्ट में था। फीफो में क्या किया, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, जो आखिरी का स्टॉक बच गया उसका रेट ले लिया। लीफो में क्या किया, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो पहले की इन्वेंट्री थी उसका रेट ले लिया। वेटेड एवरेज में क्या ले लिया, हर इन्वेंट्री का एवरेज रेट ले लिया, ठीक है। तो हम हिस्टोरिक रेट ले रहे हैं, हिस्टोरिक रेट ले रहे हैं, हिस्ट्री मतलब पास्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में, कि जो रेट में हमने खरीदा है उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक नया रेट खुद ही निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो नया रेट, प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे कि कोई अगर ये है किराना दुकानदार है, किराना दुकानदार समझता है क्या, है ना। तो उसके पास क्या होता है, कोलगेट भी होता है, क्लोजअप भी होता है, और कौन सा होता है, पतंजलि होता है, पेप्सोडेंट होता है, और दंत कांति होता है। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हर एक की एमआरपी थोड़ी थोड़ी अलग है ना। 5 रुपए 2 रुपए 7 रुपए, हर एक की एमआरपी में कुछ फर्क है। मैडम कुछ रह गया क्या, पीछे का पढ़ रहे क्या, यहीं पे हो ना, ठीक है। तो हर एक की एमआरपी थोड़ी अलग है। अब अगर वो स्टॉक निकालने बैठेगा तो सुबह से शाम उसे सिर्फ टूथपेस्ट के स्टॉक में ही लग जाएगा। कितने प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अगर वो सोप लेता है तो कौन सी है, लक्स है, हमाम है, और कौन सी है, सिंथॉल है, वाह ताजगी, और डेटॉल है, प्रोटेक्शन, और पतंजलि है, ओके। और तो मतलब एक ही प्रोडक्ट की इतनी सारी स्पीसीज अवेलेबल है हमारे पास, तो वो किराना दुकानदार बिजनेस करेगा या स्टॉक लेते बैठेगा, है ना, मुश्किल है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए हमारा 10% है ऑन सेल्स, तो वो क्या करता है कि उसके पास जो स्टॉक है ना, स्टॉक की एमआरपी देख लेता है, कितना माल पड़ा है मेरे पास, उसकी एमआरपी क्या है। तो 10% वाला जितना भी है क्या है, टूथपेस्ट, और क्या है, सोप, ये जितने भी 10% वाले आइटम है उन सब का एमआरपी निकाल लेता है, सेल्स वैल्यू निकाल लेता है। सेल्स वैल्यू मान लीजिए आ गया 1000, अब उस पर लेस मार्जिन कर देता है 10%, तो कितना 900 रुपया उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। हाँ नहीं समझा, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद समझ जाएगा। देखो क्या करता है वो, जस्सी देखो हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ स्टॉक अवेलेबल है, हर एक की अगर हम कॉस्ट निकालते बैठेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा बहुत, और ये हमारे लिए फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टॉक की एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हमको नॉर्मल 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट काय पे होता है, सेल्स पे होता है। मतलब अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ 1000 का, तो मेरा प्रॉफिट होगा 100, मतलब मेरी कॉस्ट होंगी 900, है ना। अगर मैं 10,000 का सेल कर रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस अगर मेरे प्रोडक्ट की 10,000 है, तो उसका 10% मतलब 1000 रुपये मेरा उसमें प्रॉफिट है, तो मेरे कॉस्ट कितनी होगी 9000। घर में मेरे को कितने में आया वो 9000 में, तो ये 9000 क्या होगी मेरे लिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। मेरे रॉ मटेरियल की, मेरे फिनिश गुड्स की, जो भी मेरा ट्रेडिंग वाला मटेरियल है उसकी ये क्या हो गई, कॉस्ट, कीमत हो गई। और हम सुबह से क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ही निकाल रहे हैं अलग अलग मेथड से, है ना। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट रिवर्स में कैलकुलेट किया। रिवर्स में क्या किया हमने, सेल्स प्राइस निकाल ली। सेल्स प्राइस में क्या होता है, हमारा कॉस्ट होती है, कॉस्ट में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद आता है सेल्स, है ना। ऐसे ही होता है ना, हम कुछ खरीदते हैं 90 रुपये में, उसमें 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट जोड़ते हैं और 100 रुपये में बेचते हैं। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, अगर मुझे सेल्स पता है और इसका परसेंटेज पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना,
ये निकाल सकता हूँ ना, तो हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आता है। इसके न्यूमेरिकल किए है कि आपने पहले किए है ना? मैथमेटिकल है, एकदम लॉजिकल है। अकाउंट्स कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए एक ही है, मैथमेटिकल है ये। तो हम इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे, पढ़ो एक बार। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5। XYZ are in retail business. Following informations are obtained from their records for the year ended 31st March 2016. Goods received from supplier subject to trade discount and taxes. Trade discount 3% and sales tax 11%. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, ओके। पैकिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, इसका हमको सेलिंग प्राइस है ये। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्लियरली दिया है, ये मेथड यूज करना है हमको। क्या निकालना है? आओ, कहाँ से आ रहे हो आप? एग्जाम दी क्या? एग्जाम? हाँ, ओरल एग्जाम। अरे वाह, कौन सा सब्जेक्ट था? हाँ, इको की ओरल एग्जाम। वाइवा, अच्छा, ठीक है। तो ये जो 2,35,000 है, ये क्या हमारी सेलिंग प्राइस दी है, इसमें हमारा प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। ये जो हमारा इन्वेंट्री बता रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हमको प्रॉफिट लेस करना होगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, ये हमने किया है ना पिछले 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 बार, थोड़े दिन पहले। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ आता है? एक ट्राई करो पहले एक बार। मैथमेटिकल है, लॉजिकल है एकदम। देखो हमको करना क्या है, एक बार समझ लो। हमने गुड्स खरीदे इतने रुपयों के, ये रेट के हमने गुड्स खरीदे हुए हैं, उस पर ये कुछ खर्चा वगैरह लगा हुआ है, और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए भी है, और ईयर एंड में हमारे पास इतना इन्वेंट्री बचा है 2,35,000। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो 2,35,000 है ना, इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्यों प्रॉफिट इंक्लूडेड है? क्योंकि ये सेल्स प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है, इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये हमारा कॉस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट इंक्लूड करके सेल्स प्राइस है। तो हमको निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यही निकालना है, लेकिन ये सेल्स पे है, हमको कॉस्ट पे निकालना है। तो क्या करेंगे, सेल्स में से हमारा प्रॉफिट लेस कर देंगे, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगी। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे हम, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल कितना है। नॉर्मल हमारा परसेंटेज जो भी आएगा, वो परसेंटेज ये सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। जमरा आया नमन? कितना है आंसर? आपका नाम क्या है मैडम?
हाँ ईशा, ईशावरी, श्रावरी। हाँ, लास्ट इन मतलब ही फीफो हुआ ना। लास्ट इन लास्ट आउट, पहले आया पहले आया पहले आया। लास्ट इन लास्ट आउट मतलब ही फीफो हो गया ना भैया। वो लास्ट इन लास्ट आउट मतलब फीफो हो गया ना। लगता है कि नहीं लगता है आपको? कितनों को लगता है लास्ट इन लास्ट आउट मतलब फीफो हो गया? आपकी क्या राय है बेटा? हाँ, लास्ट इन, आपको क्या लगता है कादम्बरी, लास्ट इन लास्ट आउट हो सकता है क्या? लास्ट इन लास्ट आउट मतलब फीफो हुआ, ऐसा लगता है ना? नहीं है ना, फीफो है। लास्ट इन लास्ट आउट मतलब फीफो, मतलब वही हो गया ना, जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा, जो लास्ट में आ रहा, तो जो लास्ट में आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब भी जो पहले आया वो पहले गया है ना। आया क्या ये? नहीं जम रहा, नहीं जम रहा। ठीक है, देखो सॉल्व करते इसको, आ जाओ। ठीक है, पहले निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस। ठीक है, ठीक है। पहला क्या हमको, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, कितने के है, कितना क्या है, 15,75,500। उसके बाद में वो क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, लेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, एट द रेट 3%, कितना होता है वो, 47,265। ठीक है, कितना बच गया, 15,28,235। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है वो, सेल्स टैक्स ऐड करो, कितना, ऐड सेल्स टैक्स एट द रेट 11%, किसका 11%, 1575 का या 1528 का, 1528 का, कितना हो रहा है वो, 1,68,106। कितना हो गया वो, 16,96,341। ओके, उसके बाद क्या है, और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐड करूँ ना मन, करूँ ऐड, क्या ऐड करूँ, पैकेजिंग
एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500 कितना हो गया ये 83,841 ठीक है। ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ परचेस, ये हमारी कॉस्ट आ गई ठीक है। अब हमको क्या निकालने का है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों निकालने का आया क्या ध्यान में? देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा सेल्स वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें से हमको प्रॉफिट माइनस करने का है। प्रॉफिट माइनस कैसे करेंगे, मार्जिन जो भी आएंगी वो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा कॉस्ट आ जाएगा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मार्जिन नहीं आ रही, ठीक है निकालेंगे। तो हमारा सेल्स कितना है 22,45,500 22,45,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,35,000। अच्छा अब एक बार ध्यान देना आप, हेलो सब जन यहाँ देखो एक बार, जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, बाद में परचेस, ठीक है, ये जो परचेस होती है ये हमारी कॉस्ट पे होती है ठीक है। बाद में होता है सेल्स, सेल्स मतलब ये जो कॉस्ट है हमारी जो भी है उसमें लेबर वगैरह जो सब भी आ गया वो सब उसमें ऐड हो जाता है और हमारा प्रॉफिट भी ऐड होता है, तो ये हमारा सेल्स आया ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज रहती वो जो भी फीफो लिफो से जो भी हमारी कॉस्ट आती वो लेते हम है ना। इसमें प्रॉफिट रहता क्या, प्रॉफिट इंक्लूड रहता क्या, नहीं रहता है ना, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता। लेकिन यहाँ देखो क्या बोला हुआ है कि ये जो इन्वेंट्री है 2,35,000 ये कैसी है, सेल्स प्राइस है, मतलब वो इन्वेंट्री को अगर मैं बेचूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मतलब इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना। इतनी सी बात ध्यान में रखना, इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कितना हो गया वो 24,80,500। अब आगे क्या करूँ, माइनस करेंगे ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी टोटल ले लिया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये साइड की टोटल माइनस ये जो नेट बच गया वो मेरा प्रॉफिट है ना। ऐसे ही है ना, P&L में ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे ही करते ना आप, आपल्या बुक्स मध्ये P&L मध्ये अपन असंच करतो ना है ना। तो क्या किया हमने, पहले इधर की टोटल ले ली, अब इधर की टोटल माइनस कर दो, तो इधर में क्या ओपनिंग स्टॉक है क्या कुछ, लेस ओपनिंग स्टॉक है क्या कुछ, परचेज है क्या कुछ, उसकी वैल्यू दी हुई क्या क्वेश्चन में, नहीं, हमने निकाले, कितनी निकली 17,83,841 ओके। तो नेट कितना बच गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 69, 66, 59, ये क्या आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हाला प्रॉब्लेम होती ना काहीतरी विचारत होते, नहीं, ऑल क्लियर। अच्छा इसमें एनीबडी हैव एनी डाउट, इज इट क्लियर, इज इट ओके, शैल आई प्रोसीड, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट आ गया, अब हमारा निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिन, कैसे निकलेगा वो ट्राई करो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कितना आ रहा है वो, तो कैसे आ रहा है वो E डिवाइड बाय
ए डिवाइड बाय क्या लूँ, सी, ठीक है, मतलब 696,659 डिवाइड बाय क्या किया मैंने, 2480,500 इंटू 100 कितना आ गया वो 28.0%। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इतना सेल कर रहा हूं तो मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो नोट 3 आंसर हमारा, कॉस्ट कितनी है हमारी इन्वेंट्री की, तो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना दिया हुआ है, 2,35,000 है ना, लेस प्रॉफिट एट द रेट 28.09 कितना हो रहा है वो 66,000। तो बैलेंस क्या बच गया 1,68,988, मतलब ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझा, समझा क्या? दिख रहा कि बड़ा करूं उसको, लिखना है क्या? हाँ हो गया, नोटबुक में लिखा है क्या सभी ने सही में? चेक करूं कि नहीं, नहीं करूं? ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे। ब्रेक क्यू देखो, अभी 6th बचा है, 7th 8th 9th 10th 11th, एक्सरसाइज में 5 है, 10 न्यूमेरिकल बचे भैया अभी। 9 बजे से लेक्चर था, ठीक है। तो सुनो, आज ये करेंगे हम, कितना भी हो जाए, 5 बजे 6 बजे हो जाएगा, अभी डरो मत मैडम, 2 बजे तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो एक्सटेंड करेंगे हम। चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक।